स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं सिलेक्शन सीरीज की 5वीं क्लास। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को देखा जो जरूर हमारे पेपर का पार्ट बनेंगे, जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन थे, एमटीएस के थे और जो भी संभावित प्रश्न होंगे वह भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। डे बाई डे हमारी सारी सीरीज होती जाएंगी। आप हमसे पर डे आपको इसी तरीके से जुड़ना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और अपनी एक कॉपी में नोट करते जाना है। फिर जब आपका एग्जाम होगा उस दिन आप पाएंगे कि वाह यार, ये तो करिश्मा हो गया। कन्फर्म क्लासेस वाले दुबे सर ने जो हमें सिखाया था वह सारा का सारा आज हमारे पेपर में आ गया है, यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ये मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा जिस जिस लेवल के उसमें आए हैं। अभी हम बिल्कुल जमीन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे बिल्कुल शून्य से शिखर तक, फर्श से अर्श तक का सफर रहेगा दोस्तों, और उसे हम आराम से तय कर लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 170 मीटर और 480 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। बताया हमें कि एक ही दिशा में ट्रेनें चल रही हैं। दोस्तों, हमेशा सबसे पहले जब भी दो ट्रेनें चलें आपको यही देखना है कि एक ही दिशा यानी कि समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में। जैसे ही उसने बोला एक ही दिशा में, सबसे पहला काम, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं यानी समान दिशा में जाती हैं तब चाल घट जाती है। जैसे आगे वाली ट्रेन 100 की रफ्तार से चल रही है और पीछे से एक ट्रेन 120 की रफ्तार से आ रही है, अगर उसको क्रॉस करना है तो पीछे वाली ट्रेन की रफ्तार हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो आगे वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, जबकि उसके पीछे से एक और ट्रेन आ रही है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो वह उसको क्रॉस करेगी मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि 100 तो वो भी चल रही है, 120 ये है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कितना है? तो एक्स्ट्रा एफर्ट है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने एग्जाम में लगाना है। कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, आप भी मात्र 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में ही जा रहे हैं, अभी आप कंपटीशन जीत नहीं पाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और दूसरे को क्रॉस करेंगे। दोस्तों, इसमें पहले आप नहीं चलता है, यह एक कंपटीशन है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें पहले आप नहीं चलता है, इसमें चलता है कि भाई सबका सिलेक्शन हो लेकिन पहले मेरा हो, मेरा भी हो। ठीक है ना, तो उस मेरा भी के लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी, कंपटीशन है दोस्तों, जितना हो सके दूसरों से आगे निकलिए। ठीक है ना, चलिए। 170 मीटर और 480 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 70 किलोमीटर और 80 से चल रही, तो एक ही दिशा में अगर चल रही हैं तो चालें घट जाती हैं, यानी कि 80 में से 70, बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा दो तो चाल बची है 10, यानी क्रॉसिंग जो होगी वह होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि जब ट्रेन को पार करती है तो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से मालूम है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो सिर्फ खुद की लंबाई के बराबर चलती है, लेकिन अगर अन्य किसी ट्रेन को, सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर चलती है। तो यहाँ दोनों की लंबाई यानी कि 170 और 480 दोनों की लंबाई हमें मिला देना है। कभी भी पार करें, चाहे समान दिशा में हो या विपरीत दिशा। समान दिशा या विपरीत दिशा का फर्क पड़ता है दोस्तों स्पीड पर, ना कि ट्रेन की लंबाई पर। ट्रेन की लंबाई आपको हर स्थिति में जोड़ना ही है अगर ट्रेन को पार कर रही है तो। दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे आएगा 8 7 15, 1 4 और 5 और 1 6, यानी कि 650 मीटर। हमें 650 मीटर पार कराना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन भाई हमें जाना तो है मीटर में और हमारी ट्रेन चल रही है किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तब गुणा कराते हैं 5/18 का। चाल बदलने के लिए भी मैंने इसके लिए एक रील बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो, लेकिन मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दिन की सीरीज में हमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं
कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है? तो जब भी चाल बदलते हैं आपको याद रखना है 5/18, 5/18 या 18/5, ये संख्या आपको याद रखनी है। याद कैसे रखेगा? तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटे एक बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। तो जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं तो छोटी संख्या का गुणा कराते हैं। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं, छोटी पे, तो छोटी संख्या का गुणा कराओ। और 5 और 18 में से छोटा कौन है? आप कहेंगे सर 5, यानी 5 का गुणा कराओ, तो 18 लिखना है नीचे। ठीक वैसे ही जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हो, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हो यानी बदलते हो, तो बड़ी संख्या का गुणा कराना है, यानी कि 18 का। तो 5 कहाँ जाएगा? नीचे। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये चीज हमें याद है और अब ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले चाल को बदला है, जब तक कटता है काट लेना है। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 9 बार। अब नहीं कटता है तो बिल्कुल मत काटो, यानी कि 25/9 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ गई। जाना कितना है? जाना है 650 मीटर। किस चाल से जाना है? बोले 25/9 की चाल से। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इससे आपको भाग कराना है। तो मैं आपको सिखा देता हूं, 650 में भाग कराना है। ये भाग होता है किससे? 25/9 से। तो भाग आता नहीं, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग इस तरीके से होता है। भाग आता नहीं तो बोले क्या आता है? बोलो गुणा। अरे भाई ये तो उल्टा काम हो गया, तो 25/9 को ही उल्टा कर दो, यानी 9/25। कभी भी भिन्न से भाग देना है, इस तरीके से देते हैं। 25 एकम 25 और 25 दूनी हो गया 50, बच गया 15, यानी 150, 25 छक्के 150, दोनों का गुणा करा दो। 9 54, यहाँ आएगा हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया दोस्तों 23, यानी कि 234 सेकंड हमारा आंसर आ गया। लेकिन भाई यहाँ 234 सेकंड है ही नहीं, क्योंकि उसने हमसे पूछा है मिनट में। तो जब सेकंड को मिनट बनाना है, जब सेकंड को मिनट बनाना है तो भाग करा देते हैं 60 से। 6 से जाएगा 6 एकम 6, शून्य का शून्य, 6 3 18, बच गया 5, हो गया 54, 6 इनाम 54। और 10 से भाग कराना है, मतलब इसमें एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, आंसर हो जाएगा 3.9 मिनट। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें से सॉल्व करना है, जीडी में आया था। ए और बी दो स्टेशन हैं जो 370 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से, यानी कि सामने से, पिछला क्वेश्चन था समान दिशा वाला और ये वाला क्वेश्चन है आमने सामने यानी विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में चालें दोस्तों जुड़ जाती हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं। कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बस इतना ही पढ़ो, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, दो स्थान है दोस्तों, यहां से ये है अपने दो स्थान ए से बी, और उसने बताया है कि ए से बी की दूरी है 370 किलोमीटर। हो गया, ठीक है सर। सुबह 9 बजे, यहां से 9 बजे एक ट्रेन निकली है, ठीक है ना, प्रस्थान करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर जाती है। अन्य ट्रेन स्टेशन बी से यानी इस साइड से 10 बजे निकली है। तो पहले तो दोनों के टाइम आपको बराबर करने हैं, यानी कि 9 से पहले आप 10 बजा दो। क्या है, जब सामने से चलेंगे तो एक ही समय पर चलना चाहिए, आमने सामने से। ठीक है ना? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 बजे ट्रेन निकल गई है, इसको हम 1 घंटे चला देंगे, 1 घंटे चला देंगे। और इसकी जो चाल थी, यहाँ वाली ट्रेन की जो चाल थी वह थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। जी सर, इतना कवर हो गया है। अब हुआ क्या है इसके बाद कि यहाँ
हमें जाना था 370 किलोमीटर और हम 20 किलोमीटर आ गए हैं, तो मैं पूछूं आपसे यहां से यहां तक की दूरी क्या 350 किलोमीटर बची है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपने सही कहा। 370 जाना था, ट्रेन स्टेशन ए से निकल चुकी है 9 बजे, ये पहले निकल गई थी। 10 बजे दोनों साथ में चल रही हैं, तो जब साथ में चलेंगे उसके बाद का क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो भाई हमने 1 घंटे से चला दिया, यहां पे भी बज गए हैं 10। अब 10 बजे से हुआ क्या है कि सामने से भी ट्रेन आ रही है यहां से, और उस ट्रेन की जो गति है दोस्तों, उसकी गति है क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से एक और ट्रेन निकल गई है और यहां से ये ट्रेन चल ही रही थी 10 बजे से 20 की चाल से। तो 10 बजे के बाद हुआ क्या है कि दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, तो उन्हें मिलने में जो समय लगेगा, तो जब आमने सामने यानी विपरीत दिशा से ट्रेनें चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है, यानी 50 और 20 हो गया दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई। अब ये दोनों जो मिलेंगी तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। कितना कवर करना है? 370, जिसमें से 20 किलोमीटर कवर हो चुका है, बचा है 350। 350 किलोमीटर जाना है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां भी किलोमीटर, यहां भी किलोमीटर, तो यूनिट बदलने की जरूरत है नहीं। 70 से जाना है, 350 जाना है 70 से, तो भाग करा दीजिए। 7 एकम 7 पंचे 35, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। सर भाग क्यों करा दिया? अरे भाई मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, 100 किलोमीटर जाना है, कितना समय लोगे? 1 घंटे में 50, तो 2 में 100, तो भाई 50-50 के जितने हिस्से होंगे वही तो समय है। तो 350 किलोमीटर जाना है 70 की चाल से, कभी भी समय निकालना हो कोई सूत्र याद नहीं करना है। 350 किलोमीटर जाना है 70 की चाल से, तो 70-70 जितने बार कटेगा वह समय है। 70 7 से 7 पंचे 35, 5 घंटे। लेकिन उसने तो हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। हम कितने बजे निकले थे? तो 10 बजे निकले हैं, 10 बजे निकले हैं। 10 बजे के बाद 5 घंटे और लग गए, 11 12, तो 13 नहीं, आपको बोलना है 1 2 3, यानी कि हम पहुंच जाएंगे दोपहर 3 बजे। 10 बजे के बाद 5 घंटे और लगेंगे। 10 बजे से दोनों ट्रेनें साथ में चल रही हैं, इसलिए 10 बजे में आपको ये 5 घंटे जोड़ना है। 9 में नहीं जोड़ना है, क्योंकि 9 बजे सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही थी। 10 बजे से दोनों साथ में चल रहे, तो 10 के बाद 5 घंटे और, 10 में 2 घंटे जोड़ी, बच गए 12। अभी 3 घंटे और, तो 12 के बाद 3 घंटे और, तो आप समझ ही गए होंगे कि सर अब 3 बज गए, यानी 3 बजे ये मिल जाएंगे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में था, तो मैं भी आपकी प्रैक्टिस करा ही देता हूं, क्योंकि जब हर शिफ्ट में था तो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन किस किस का है भाई? अनवर, अमित, अब मैं सिर्फ ए बना लूंगा, और गोपाल, ये लो, क्योंकि दोनों के लेटर सेम थे। तीनों का औसत हमें दे रखा है, कितना है? 45। अब फिर उसने हमें बताया है कि इन दोनों का औसत, अनवर और अमित, अनवर और अमित का औसत वजन है 43। इस तरीके से लिखना है 43। और अमित और गोपाल का औसत वजन है 42, इन दोनों का है 42। मैंने पहले भी आपको सिखाया है। हमें इससे फिर क्या है, जो भी हमें औसत दिया है उससे तुलना करा देनी है, जिसको हम डेविएशन बोलते हैं। यानी कि यहां लिखेंगे आप 45, 45 जो औसत चल रहा है वो आपको यहां लिख लेना है। 45 से ये कितना कम है? आप कहेंगे सर 2 कम है। कितने लोगों पर? अनवर पर और अमित पर। औसत मतलब होता है हर एक, हर एक में 2 की कमी है, और यहाँ पर कितने लोग थे? 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 की कमी हो गई यहाँ। 45 से ये कम है कि ज्यादा? आप कहेंगे सर कम है। कितना कम है? 3। कितने लोगों पर? 2 लोगों पर। देखो 2 लोगों का वजन था। औसत मतलब हर एक, हर एक, औसत, औसत में 3 की कमी, मतलब हर एक में 3 की कमी, और लोग हैं यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6। 4 यहां कम हो गया, 6 यहां कम हो गया, तो क्या टोटल 10 कम हो गया है? आप कहेंगे जी सर। तो ये जो 10 की कमी है इस अमित की वजह से आ रही है, क्योंकि अमित को किया है 2 बार काउंट। अनवर अमित,
अमित, गोपाल। तो इसमें से ये जो 10 आपको कमी दिख रही है ये निकाल दो। बचा जो 35 होगा ये हमेशा बीच वाले का वजन होगा और पूछता भी बीच वाले का है, यानी अमित का वजन है 35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए दो संख्याओं का बिल्कुल इसे ना आप तो बिल्कुल कंठस्थ कर लो, आएगा ही आएगा ही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। भाई कॉन्सेप्ट ये होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होगा, तो ये जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है उनके गुणनफल के बराबर होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये संख्या है दोस्तों। तो भाई जो दिया है लिख दो यहाँ पे। एलसीएम दिया है हमें 168 गुणा एचसीएफ दिया है 6 बराबर, उनमें से एक संख्या है 24, दूसरी संख्या आपको बताना है। पक्षांतर आता होगा, 24 को यहां ले आओ काट दो। तो अगर आप जानते हैं कि ये नीचे जाएगा बाद में कटेगा ही, तो इसको यहीं से उड़ा दो। 24 एकम 24, 24 सत्ते, कैसे पढ़ लिया, 4 सत्ते 28 होता है, यानी कि 20 सत्ते हो गया 140 और 4 सत्ते 28, 140 और 28 हो गया ना 24 सत्ते 168, 42, यानी दूसरी संख्या है दोस्तों हमारी 42, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कैसे काट दिया समझ रहे हैं ना, ये 24 गुणा में है, पक्षांतर होके नीचे आएगा, फिर काटेंगे ही। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो कि यहीं से उड़ा देना है आपको। ठीक है ना, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कई बार आया है। इसकी दो वैरायटी होती है, कई बार सब जगह एक ही प्रतिशत होता है, जैसे 45, 45 ऐसे, कई बार अलग अलग होता है। आज तो मैं इस टाइप का एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन कल मैं इसकी दोनों वैरायटी एक ही सीरीज में लेके आऊंगा। उससे होगा क्या कि आप इस टाइप का क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सीख ही जाएंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के और बिना किसी वैल्यू को छुए। ठीक है ना, तो अभी जो सिखा रहा हूं वो सीख लो। इसकी दो वैरायटी है, इसमें आप एक पहली वैरायटी सीख लो। एक जिले की जनसंख्या 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष है। 45% जनसंख्या साक्षर है। जनसंख्या में है कौन कौन, इसमें कुछ है दोस्तों पुरुष और कुछ है महिला, पुरुष और महिला, तब जाके बनती है पूरी जनसंख्या। 45% जनसंख्या साक्षर है टोटल, यानी पुरुष और महिला सब मिला के 45% साक्षर यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। यदि 45% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? अगर 45 पुरुष हैं, 45% पुरुष साक्षर हैं, तो महिला कितने प्रतिशत साक्षर हैं, हमसे पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका बताता हूं कि जब आप सब जगह एक ही प्रतिशत देखें 45, 45, तो यहां भी दोस्तों 45 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 45। समझो कैसे, जब टोटल 45% है और पुरुष भी 45% है, तो महिला कितनी होगी? टोटल उसने पहले ही बता दिया कि सभी लोगों का प्रतिशत 45 है, पुरुष भी 45, महिला भी 45, तभी तो पूरी जनसंख्या 45% साक्षर होगी। तो आप ना इसकी दो वैरायटी सीखेंगे, एक तो वो वैरायटी जिसमें प्रतिशत सब जगह होता है समान, तो वो आज आपने सीख ली। अगर कुल 45 है, पुरुष या महिला में से भी 45 है, तो जो पूछा वो भी 45% ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। और सर अलग अलग हुआ तो अलग अलग हुआ, उसके लिए भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यानी कि ज्यादा नहीं लिखना है, देखते ही कर पाओगे। तो कल मैं उस टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो फिर से आप इस चीजों को रिकॉल कर लेना। ठीक है ना, तो आपने देख लिया जब कुल 45 है, पुरुष 45 है, तो महिलाएं भी कितने प्रतिशत साक्षर होंगी? 45। ठीक है ना, चलिए मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति से चलाता है तो वह शहर बी 36 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य गति, इसमें दोस्तों कुछ मिस है,
इसमें ना क्वेश्चन जो है यहां की फ्रैक्शन मिस है। हाँ, उसमें है दोस्तों, यहां पे लिखना है आपको, मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 1/5 गति से चलाता है। यहां सामान्य गति की 1/5 गति से चलाता है, तो वह शहर बी 36 मिनट देर से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए कि अपनी सामान्य गति से चलाता तो उसे शहर ए से बी की यात्रा करने में कितना समय लगता, वो भी मिनट में। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको इसका बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हमें दिया है चाल का अनुपात। कैसे दिया है सर? उसने हमें बताया है कि वह अपनी सामान्य गति के 1/5 गति से चलता है। सामान्य गति के यानी कि दो गतियां हैं यहां। एक तो है हमारी सामान्य, मतलब जिससे वह हमेशा चलता था, और एक वो है जिससे वो सिर्फ आज चला है। उसने बताया ना, तो दो प्रकार की चाल है, आपको एक जगह लिख देना है सामान्य। सामान्य गति का 1/5, तो जो का बोलते हैं उसको उसके पास ले जाओ, सामान्य गति का, तो नीचे वाली संख्या जाएगी सामान्य गति के 5, यानी कि सामान्य गति है 5 लेकिन वह चला है 1 से। ये मिल गया हमें चाल का अनुपात। बात को समझे ना? अपनी सामान्य गति की 1/5 गति से चलाता है, यानी सामान्य गति है 5, 5 में से 1 चलाता है। चलना था उसे 5 की चाल से, चला है 1 की चाल से। तो दोस्तों, आपको बिना देर किए बना लेना है समय का अनुपात। और समय का अनुपात कैसे बनेगा? अगर दूरी समान होती है तो इसका जस्ट उल्टा आप बना सकते हैं, यानी कि 5:1। ये लो आ गया समय का अनुपात। यानी कि पहुंचना तो था उसे 1 मिनट में। सर आप मिनट क्यों बोलने लगे? अरे भाई, उसने मिनट बोला है तो अनुपात को आप भी मिनट बोलो, ठीक है ना? उसको पहुंचना था सामान्य गति यानी 5 की चाल से चलना था उसको सही सही में, तो वो 1 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन हुआ क्या है, चलिए, 5 की चाल से चलना था तो 1 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन वह 5 की चाल से नहीं चला है, वह तो चला है 1 की चाल से। तो जब वो 1 की चाल से चलता है तो 5 में पहुंचता है। पहुंचना था उसे 1 मिनट में, पहुंचा है 5 मिनट में, तो कितने मिनट की देरी हो गई? 4 मिनट की। उनके हिसाब से कितने मिनट की देरी है? 36 मिनट देर से पहुंचता है। बात को समझ रहे ना? यह है सामान्य चाल। चलना था 5 से, चाल का अनुपात पता है तो समय का अनुपात मिल जाता है। 5 से चलता तो 1 में पहुंचता, लेकिन वह चला है 1 से, इसलिए पहुंचा है 5 में, इसलिए उसको 4 मिनट की देरी हो गई। उनके हिसाब से 36 मिनट की देरी, हमारे हिसाब से 4 की। चाहिए क्या है? सामान्य। अपनी सामान्य गति से चलाता तो कितने समय में पहुंच जाता? सामान्य चाल है उसकी 5, अगर वो 5 से चलता तो 1 में पहुंच जाता, यानी चाहिए है 1। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 एकम 9 मिनट हमारा आंसर है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, यदि एक घन की भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितने गुना हो जाता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है a क्यूब। बात समझ रहे हैं ना? घन का आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति का आपको आयतन चाहिए है, किसी भी आकृति का आपको आयतन चाहिए है, ये होता है दोस्तों घन। जिसकी चारों भुजाएं, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह कहलाता है वर्ग। और उस पर उसी भुजा के बराबर ऊंचाई और दे दी जाए तो वह बन जाता है घन। यानी इसकी तीनों भुजा बराबर हैं। अगर अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसकी ये वाली भी भुजा ए होगी और ऊंचाई भी होगी ए। तो किसी भी आकृति का आयतन चाहिए है तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो घन के आधार यानी धरती पे क्या बनेगा? धरती पे बनेगा इसके वर्ग। वर्ग के वर्गाकार कमरा ही घन होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार पे बना है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, और इसमें गुणित ऊंचाई करा दो।
किसी भी आकृति का आयतन चाहिए है, आयतन का एक ही फार्मूला है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार पे बना है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा गुणित ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई भी इतनी ही होती है जितनी इसकी भुजा है, तो आयतन हुआ ए क्यूब। हमें अनुपात बताना है ए क्यूब का ए क्यूब से, लेकिन क्या है, जब उसकी भुजा को तिगुना कर दिया जाए, यानी यहां भुजा है एक, एक का तिगुना कर दो 3, तो भुजा हो जाएगी 3। तो हमें बताना है आयतन, आयतन होता है ए क्यूब। यहाँ ए है एक, एक का घन करेंगे, यहाँ तिगुना भुजा, तिगुना कर देंगे भुजा को, तो एक का 3 गुना 3 होगा, इसका क्यूब करेंगे, एक का क्यूब एक ही आएगा, 3 का घन करेंगे दोस्तों 27 आएगा। क्या पूछा है, आयतन उसके मूल, तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितने गुना हो जाएगा, मूल मतलब पहले का, मूल मतलब पहले का, तो पहले आयतन था 1, अब हो गया है 27, तो 1 से कितने गुना हो गया है, आप कहेंगे 27, 1 का 27 गुना हो गया है आयतन, यानी आंसर है 27। ठीक है ना, तो बिल्कुल समझ के करना है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि 3 गुना बोला है, ए क्यूब होता है 3 का घन यानी 27। ठीक है ना, तो समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपने और भी देखा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अभी हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कई बार होता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग हैं, कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है। अगर आप इसे बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी लाभ हानि की क्लास मैंने अपलोड की है बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप उसमें देखेंगे टाइप शायद 8 या 9 है, उसमें मैंने अलग से लिखा है जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तब आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे बिना पेन और कागज के। ठीक है ना, लेकिन क्या है, सिखाने में तो टाइम लगता है ना, तो समझ बनानी है। जैसे मैं तो अभी बता सकता हूं कि 52, इसमें ना 152 कुर्सियां बेची हैं, बेची हैं, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर हो आपको ना इनको मूल्य ही बोल देना है, यानी 152 रुपए में कोई वस्तु आप बेचते हो और आपको 52 रुपए का होता है लाभ, यानी कि आपका जो सीपी है वह रहा होगा 100। जब भी बोले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, क्या बोले, विक्रय मूल्य के बराबर, जब आप वस्तुओं को बेचो और विक्रय मूल्य के बराबर, देखो 152 कुर्सी वस्तु ही तो है, 52 कुर्सियों के बराबर कहीं पे मूल्य नहीं लिखा है दोस्तों, और जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो मैंने आपसे बोल दिया कि आप इसको रुपए बोल देना, 152 रुपए में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, 52 का हुआ है लाभ, लाभ जब भी विक्रय मूल्य बोले तो इनको मूल्य बना लो, तो 152 रुपए में कोई वस्तु आप बेचते हैं और 52 रुपए का लाभ होता है, इसका मतलब है आपने वस्तु को 100 में खरीदा था। अरे भाई 100 की वस्तु 152 में बेचोगे तभी तो 52 का लाभ होगा। जी बात, जी सर आपने बिल्कुल सही बात की है, तो भाई लाभ प्रतिशत बताना है, तो 52 का लाभ हुआ कितने पे, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पे, नीचे लिख दो 100, बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, उत्तर है 52%। जब भी बोले विक्रय मूल्य के बराबर इस तरीके से करना है। और सर जब क्रय मूल्य के बराबर बोले कुछ भी नहीं करना है, जो लाभ हो रहा है वो ऊपर लिख दो, यानी अगर यहाँ क्रय मूल्य होता तो आप लिखते 52 और नीचे लिख देते ये 152, बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा देते 100 का, उत्तर आ जाता। लेकिन अभी नहीं कहा है, आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग 8-9 क्वेश्चन कराए हैं, देख लो और आज ही इस टॉपिक को खत्म कर दो। ठीक है ना, चलिए तो आंसर है 52%। एक समूह में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, तो लगभग याद ही हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आता ही है, कभी शामिल कर लेते हैं कभी निकाल देते हैं, फिलहाल शामिल करने वाला है, मैंने दोनों पर क्लास बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। 30 छात्रों की औसत आयु है 18 वर्ष, तो जो औसत चल रहा है वो लिख लो। पहले थे 30 छात्र, जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो अब लोग हो गए हैं 31, बोलो बात सही है, 30 छात्र एक उनके टीचर, तो 31 लोग हो गए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, जितने से बढ़ जाती है बस आपको वो यहाँ लिखाना है,
औसत का मतलब होता है औसत आयु, औसत आयु मतलब हर एक, औसत शब्द का मतलब ही होता है हर एक, यानी हर एक में एक की वृद्धि हो रही है तो 31 लोगों में, अरे हर एक को एक एक चॉकलेट बांट रहे हो तो 31 लोगों में कितनी बांट दोगे भाई, कितनी बांट दोगे? सर 31 बांट देंगे, यानी जो शिक्षक हैं वो 18 तो लेके आए हैं, साथ में 31 और लेकर आए हैं, तभी तो औसत बढ़ा है। तो 18 और 31 ये आपको जोड़ देना है, यहाँ आ जाएगा 49, 8 और 1 9, 3 और 1 4, शिक्षक की आयु है 49 वर्ष। ठीक है ना? चलिए एक दुकानदार एक बिक्री पर 15% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसने इसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अरे भाई, वस्तु का क्रय मूल्य जब भी आप प्रतिशत पूर्णांक में देखें और क्रय मूल्य, तो क्या है, लाभ हानि की गणना जो है वो तो क्रय मूल्य पर होती है। तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100। अब एक बार हुआ क्या है कि उसने वस्तु को बेच दिया था 15% के लाभ पर, तो 100 का 15% 15 ही होता है। जब 100 की वस्तु 15% के लाभ पर बेचोगे तो आप बेचोगे 115 पर, यही है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और एक बार हुआ क्या है कि उसने इसी वस्तु को बेचा है 18% के लाभ पर, तो 100 का 18% 18 ही होता है, यानी आपने वस्तु को बेच दिया है 118 में, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। तो इस तरीके से उसे मिल गए हैं कितने रुपए एक्स्ट्रा? 3। देखो 115 का बेच रहे थे, अब 118 में बेच रहे, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या? उनके हिसाब से 18 रुपए अधिक मिलते हैं, हमारे हिसाब से इस तरीके से 3 रुपए अधिक मिलते हैं। चाहिए है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 100, तो यहाँ 100 लिख दो। जो भी विक्रय मूल्य लाभ जो भी पूछे इस तरीके से आप बता सकते हो। 3 एकम 3 6 18, 6 गुणा 100 कराएंगे, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है ना? चलिए फिर आप धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे 3 6 गुणा 100 600, लेकिन सीखना तो होता है ना, एकदम से आप प्रो प्रो थोड़ी बन जाएंगे, प्रो खिलाड़ी थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना? अभी आप बिल्कुल आराम आराम से चीजों को सीखिए। यदि 7.50 यानी 7.5 रुपए प्रति किलो वाली चाय को और 10.50 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलो लागत क्या है? अरे भाई किस अनुपात में मिला रहे हैं? आपको लिख लेना है 2:1 के अनुपात में मिला रहे हैं। और दोनों के रेट क्या होने वाले हैं? तो पहली वाली जो चाय है वह है 7 रुपए 50 पैसे की, यानी कि 7 रुपए 50 पैसे वाली 7.50 यानी 7.5 रुपए प्रति किलो वाली चाय की हमने कितनी मात्रा ली है? 2:1 का मतलब ये है कि 2 किलो ये ले लो और 1 किलो ये वाली ले लो। तो 7.5 की 1 किलो है, तो जब 2 किलो लेने जाओगे मेरे भाई तब आपकी वो वस्तु आएगी 15 रुपए की। 7.5 दूनी 15, 7 दूनी 14, आधा आधा का दुगना करोगे तो 1 बन ही जाएगा। ठीक वैसे ही इसकी कीमत है 10.50 रुपए, और इसकी कैटेगरी ली है एक ही, मतलब 1 ही किलो, उसने किलो बोला है आप भी किलो बोलो, और ये है 10 रुपए प्रति किलो, तो 10.5 रुपए प्रति किलो और 1 किलो ली है, मतलब कि 10.50 रुपए ही लिया होगा आपने। तो टोटल कितने रुपए हो गए? आप कहेंगे 25 रुपए 50 पैसे। उसने भी हमसे पूछा है मिश्रण की प्रति किलो लागत, तो ये प्रति किलो नहीं है, ये है 3 किलो की। कैसे? 2 किलो आपने यहां लिया है, 1 यहां लिया है, तो टोटल हो गया 3, यानी कि 3 किलो की वैल्यू जो है, 3 किलो की जो वैल्यू है वह है 25 रुपए 50 पैसे। तो हमसे पूछा है प्रति, मतलब हर एक किलो की कितनी है? 1 की वैल्यू जब निकालते हैं तब कराते हैं भाग, यानी 3 से भाग करा दो। 3 8 24 बचा 1, 3 5 15, शून्य का शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव था, हम भी लगा देंगे, यानी 8 रुपए 50 पैसे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? इस तरीके से मिलाते हैं। चलिए 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको इस तरीके से नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है।
जब भी पेपर में आपसे एचसीएफ पूछे इस तरीके से समझना है। एचसीएफ क्या होता है? तो 24, 36 और 60 का एचसीएफ मतलब वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ठीक है ना? एचसीएफ मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। अब इसमें दे रखा है 360। क्या 360 के पहाड़े में 60 आता है? नहीं आता ना। 360 से थोड़ी कटेगा। कभी भी एचसीएफ यानी मासा महत्तम समापवर्तक दी हुई संख्याओं से अधिक नहीं होता है। दी हुई संख्याओं से अधिक नहीं होता है। तो 360 कैसे हो जाएगा? अब भाई हमें देखना है तीन ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है? 12। क्या ये संख्याएं 12 से कट रही हैं? तो 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों को काट दे। महत्तम समापवर्तक वो होता। तो बड़े से बड़े का मतलब ये थोड़ी होता कि आप इनसे भी बड़ा बता दो। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि 360 से 24 थोड़ी कटता है। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक ऐसे बताते हैं, यानी कि 4 और 6 से भी कट रहे हैं, लेकिन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 12। और 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी काट देगा, 36 को भी और 60 को भी, और वही होता है हमारा एचसीएफ। चलिए, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब रोज हम इतने ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे चीजों को सीख पाए। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और कल भी हमारी क्लास होगी। कल मकर संक्रांति है। वैसे तो ऑफलाइन बैचेस की मैंने छुट्टी की हुई है, लेकिन ये हम क्लास रात में रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हो पाएगा तो मैं क्लास लेके आऊंगा ही। क्या है दोस्तों कि त्योहार तो देखो हर साल आते हैं, सभी को त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन क्या है कि जब हम तैयारी में हैं और जब हम अपनी एक जंग लड़ रहे होते हैं, तब हमें सिर्फ हमारा एक ही त्योहार होना चाहिए, वह है हमारा सिलेक्शन। जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हमारे लिए हर दिन त्योहार ही होगा। वैसे जो भी त्योहार है फैमिली के साथ बढ़िया एंजॉय करिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके तैयारी करिए। आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि 101% आपका पेपर क्लियर होगा। तो चलिए इसी बीच आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आने वाली मकर संक्रांति तक भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।